नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पे। आज के बुक समरी है रॉबिन शर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। इस बुक समरी से आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने लाइफ को किस तरह एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बुक के पार्ट 5। निर्देशकों की परिषद की भर्ती कीजिए। आज के गर्दन तोड़ने वाले परिवर्तन के समय में कंपनियां अक्सर एक निर्देशकों की परिषद बनाती है जो उनकी मदद करती है कि वे ज्यादा प्रभावशाली निर्णय ले सके और उनके कठिनाइयों के समय में उनको सही निर्देश दे सके। ये संगठन ज्ञान के भंडार इन पुरुष और स्त्रियों से सलाह लेते हैं, कम से कम गलतियां करते हैं और कंपनी को ज्यादा प्रभावकारी बनाकर बाजार में उसकी सीख को बढ़ाते हैं। मेरी मुश्किल का इस बारे में सोचने का ढंग को थोड़ा फर्क है। एक अनुभवी उद्योगपति और मेरे मासिक जीवन प्रशिक्षण में उपस्थित रहने वाले इस महिला ने मुझे बताया कि वह एकांत मनन के समय में एक पृष्ठ और लिखने लेकर बैठती है और उस परेशानियों को लिखती है जिसका वो सामना कर रही है। कभी वो किसी रिश्ते की परेशानियों के रूप में होता है या इसका संभव आर्थिक कठिनाई से होता है या ऐसे संघर्ष जो स्वभाव में आध्यात्मिक भी हो सकता है। अपने गहन विश्राम की अवस्था में वे अपने निजी निर्देशकों को अपने परेशानी का हल निकालने के लिए बुलाती है, परंतु उनके परिषद के लोग जिंदा नहीं बचे हैं। अपनी कल्पना में वो इतिहास के पन्नों से महानतम विचारकों की सलाह मांगती है। जब कोई परेशानी जिसका कोई सृजनात्मक हल चाहिए तो वो लियोनार्डो डी विंची से पूछती है, आप इसका हल कैसे निकालते हैं? कोई ऐसी कठिनाई है जिसमें उसको अधिक हिम्मत की जरूरत है तो वो वायुयान के अग्रदूत अमिलिया इयरहार्ट से पूछती है, आप इस परेशानी से कैसे निकलते? और जब चुनौती आर्थिक मामले से जुड़ी हो तो वो स्वर्गीय अरबपति सैम वाल्टन जी को अपने साधारण ज्ञान के लिए मशहूर थे पूछती, सैम आप ऐसे में क्या करते? इस पद्धति ने उन्हें अनोखे परिणाम दिए और उनके काल्पनिक विचारधारा की योग्यता को बढ़ाया और उसके जीवन में उसको शांत रखा। आप अपने काल्पनिक निर्देशकों की परिषद में किसे रखना चाहेंगे? यहाँ कुछ उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं अपनी परिषद में रखना चाहूंगा। बेन फ्रैंकलिन चरित्र से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन के लिए, अल्बर्ट इजाई मुझे दूसरे की सेवा करने में महत्व दिलाने के लिए, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला नेतृत्व के मामलों में सलाह लेने के लिए, ब्रूस ली आत्म अनुशासन की राय देने के लिए, मैरी क्यूरी से नवीन परिवर्तन के मार्गदर्शन के लिए, विक्टर फ्रैंकलिन एक प्रचंड अग्निकांड का प्रसिद्ध उत्तरजीवी जिससे विपत्ति के समय अपनी हिम्मत बरकरार रखने की नीति की सीख जा सकती है। अगला अध्याय, अपने अस्थिर दिमाग का इलाज करिए। अपने जीवन में सर्वोत्तम पाने के लिए आपको प्रत्येक दिन के हर घंटे और हर मिनट में मानसिक रूप से पूरी तरह से उपस्थित रहना पड़ेगा। जैसा कि अल्बर्ट कैम्स ने लिखा है, भविष्य की दिशा में सबसे बड़ी उदारता ये होगी कि हम अपना सब कुछ अपने वर्तमान को दे सके। फिर भी ज्यादातर दिन ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एक ही समय पर अनेक जगहों पर विचरण कर रहा होता है। अपने काम पर जाते वक्त उस रास्ते का मजा लेने के बजाय हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा अधिकारी हमसे दफ्तर में पहुंचने के बाद क्या बोलने वाला है, या हम दोपहर में क्या खाने वाले हैं, या हमारे बच्चे स्कूल में क्या करने वाले हैं। जैसा पूर्व दिशा में बोला जाता है कि हमारा मन इधर उधर भागते हुए चौथे पिल्ली की तरह है या उन चौथे हुए बंदरों की तरह है जो एक जगह से दूसरी जगह बिना जरा भी आराम किए दौड़ते रहते हैं। वर्तमान के चयन की जागरूकता का विकास और मानसिक एकाग्रता की प्रशंसा आपके जीवन में शांति लाएगी, बल्कि आपको अपने मन की योग्यताओं को संपूर्ण रूप से उजागर करने में भी मदद करेगी। जब बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में विघ्न डालती है तो हमारे मन की शक्ति विभाजित हो जाती है, जिसको वास्तव में एक लेजर की केंद्रित ऊर्जा की तरह होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना सीख सकते हैं और इस कला का विकास काफी जल्दी किया जा सकता है।
अपने अस्थिर दिमाग का इलाज करने के लिए एक पद्धति है जिसे मैं केंद्रित पढ़ना कहता हूँ। हर बार जब आपका ध्यान अपने पढ़ने वाले पन्ने से भटकता है तो आप दाहिनी तरफ के हाशिए में एक निशान लगाइए। ये साधारण प्रक्रिया आपको अपनी एकाग्रता में असमर्थता देगी और जैसा कि ये जागरूकता परिवर्तन की ओर पहला कदम है, ये आपको स्पष्ट और शांत दिमाग की निपुणता बढ़ाने में मदद करती है। अगला पाठ में सीखते हैं, अपने अस्थिर दिमाग का इलाज करिए। अपने जीवन से सर्वोत्तम पाने के लिए आपको प्रत्येक दिन के हर घंटे और हर मिनट में मानसिक रूप से पूरी तरह से उपस्थित रहना पड़ेगा। जैसा कि अल्बर्ट कैम्स ने लिखा है, भविष्य की दिशा में सबसे बड़ी उदारता ये होगी कि हम अपना सब कुछ अपने वर्तमान को दे सके। फिर भी ज्यादातर दिन ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एक ही समय पर अनेक जगहों पर विचरण कर रहा होता है। अपने काम पर जाते वक्त उस रास्ते का मजा लेने के बजाय हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा अधिकारी हमसे दफ्तर में पहुंचने के बाद क्या बोलने वाला है, या हम दोपहर में क्या खाने वाले हैं, या हमारे बच्चे स्कूल में क्या करने वाले हैं। जैसा पूर्व दिशा में बोला जाता है कि हमारा मन इधर उधर भागते हुए छोटे पिल्ली की तरह है, या उन्हें छोटे करना पड़ता है। सफलता एक आंकड़ों का खेल है। जैसा कि बौद्ध साधु का कहना था, हर वो तीर जो निशाने पर लगता है कम से कम 100 चूके हुए निशानों का परिणाम होता है। आगे के हफ्तों में अपनी प्रश्नकर्ता मांसपेशियों को लचीला बनाइए। आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में ज्यादा अच्छी मेज के लिए पूछकर, या आइसक्रीम की दुकान में एक मुफ्त अतिरिक्त मात्रा मांगकर, या हवाई यात्रा के दौरान प्रशंसा स्वरूप ऊंचे दर्जे में सफर की सुविधा का अनुरोध करके आप पूछने से ना हिचकिचाएं। आपको आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में परिपूर्णता और प्रसन्नता का बहाव होने लगेगा अगर आप सिर्फ वो पूछना शुरू करेंगे जो आप सच्चाई के साथ चाहते हैं। याद रखिए कि अगर एक व्यक्ति वो मांगता है जो उसको चाहिए, जो कम से कम उसे ये आशा होती है कि शायद उसकी मांगी हुई चीज उसे मिल जाए, परंतु जो व्यक्ति नहीं मांगता उसके लिए तो आशा की कोई भी किरण नहीं होती है। प्रश्न की शक्ति के बारे में एक सबसे बढ़िया किताब द एलार्डिन फैक्टर, जो मेरे मित्र और सहकर्मी मार्क विक्टर हैंसन ने आत्मसम्मान विशेषज्ञ जैक कैनफील्ड के साथ लिखी है। इस पुस्तक में व्यवहारिक विचारों और सरल वीडियो के अलावा अत्यंत प्रेरणादायक वाक्य भी दिए हुए हैं, जैसे कि एक साम्राज्य माम के लिखा हुआ उदाहरण, जीवन भी काफी अद्भुत है। अगर आप सर्वोत्तम से नीचे कुछ भी नहीं स्वीकार करते हैं तो अक्सर वो आपको मिलता भी है। आगे की ओर अपने फैसले में उस अर्थ ढूंढिए। पास्ट कंपनी मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा पत्रिकाओं में से एक है। ये नई दुनिया के लोगों से संबंधित एक ताजगी भरा मानवीय नजरिया देती है। इसके नए संस्करण में जॉन चिली ब्राउन ने कुछ ऐसा कहा है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। नेतृत्व का अर्थ सिर्फ धन बटोरना नहीं बल्कि अभिप्राय जोड़ना है। पुराने जमाने में हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ऐसी नौकरी करके खुश थे जिससे मिले पैसे से वे अपने खर्च उतार सके, परंतु अब हम अपनी नौकरी से बहुत कुछ चाहते हैं। हम संतोष, सृजनात्मक चुनौतियां, विकास, खुशी और एक ऐसी भावना कि हम अपने अलावा भी कुछ करने के लिए जी रहे हैं की अपेक्षा रखते हैं। एक शब्द में बोला जाए तो हम अपने काम में अर्थ ढूंढते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका जिससे हम अपने काम का उच्च मतलब ढूंढ सके वो है सृजनात्मक प्रश्न पूछने का, जिसमें हमें ये पता चल सकता है कि हमारे काम का आसपास दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अपने आप से पूछिए कि आखिर में वे कौन लोग हैं जो मेरी कंपनी में बनी हुई वस्तुओं के उपभोग से लाभ उठाते हैं, या मेरे रोजमर्रा के प्रयत्न से दुनिया पर क्या असर होता है। एक बार आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फैसले और आपकी मानवीय अभिव्यक्ति में संबंध जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप शिक्षक हैं तो अपने फैसले में अनेकों बड़े परिवर्तन के बारे में न सोचकर आप कक्षा में घूमते समय सिर्फ ये सोचें कि आपके पास युवा मन की 30 आकार देने की विशेषता है।
बहुत से बच्चे और परिवार आपके ऊपर भरोसा करते हैं। अगर आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी मदद में लोगों के रिटायर होने में आसानी हो, उनके अपने मनपसंद घर बनाने में मदद मिल सके और उनके सपने पूरे हो सके। अगर आप बीमा के पैसे में हैं तो ये याद रखिए कि आपका काम लोगों के जीवन में सुरक्षा प्रदान करना है और उनकी जरूरत के वक्त में उनके काम आना है। अगर आप एक विक्रेता है तो ये सोचिए कि किस प्रकार आप अपने कार्यों से लोगों की सेवा करते हैं और जो माल आपने बेचते हैं वो किस प्रकार उनके जीवन में खुशियां ला रहा है। अपने कार्य की महत्वपूर्णता और आपके सहयोग की दूसरे के लिए उपयोगिता पर अधिक ध्यान देकर आप अपने संतोष और प्रेरणा की मात्रा में आवश्यक प्रचुरता देखेंगे। कुछ चीजें मानव की आत्मा को लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की महत्वाकांक्षा से ज्यादा प्रेरित करती है। महात्मा गांधी ये जानते थे, नेल्सन मंडेला और मदर तेरेसा की भी ये पता था। विचारों में एक साधारण सा बदलाव जिसकी मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, आपके जीवन में खुशी की एक नई चेतना ला सकता है। आगे सीखते हैं। अपने पुस्तकालय में महापुरुषों की पुस्तकें रखिए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर होती है जिसने मेरी किताबें पढ़ी है या मेरे टेप सुने हैं और मुझसे कहता है, आपके विषय विशेष ने मुझे इतना प्रेरित करा और हिलाकर रख दिया कि उनको पढ़ने के बाद मैंने बाहर जाकर 10 और पुस्तकें जीवन को सुधारने के लिए खरीदी और सब पढ़ डाली और उन्होंने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मैं सिर्फ जीवन के नेतृत्व की पुस्तकें नहीं लिखता हूँ, परंतु उनका समर्पित शिक्षक भी हूँ। जैसा कि मैंने एक पुराने पाठ में बताया है कि मैं किताबों की दुकान पर उनकी अलमारिया के सामने नवीनतम संस्करणों को जो मुझे शिक्षा देकर जागृति दे सकते हैं उलटने पलटने घंटा बिता देता हूँ। मैं पुराने पुस्तकों की दुकान पर भी अक्सर जाता रहता हूँ, जहाँ से मैंने अपने कुछ सबसे बहुमूल्य पुस्तकें सिर्फ कुछ $1 में मिलते थे। क्योंकि कोई भी पाठन आपके मन को सुधारता है, तो इस दुनिया में जहाँ बहुत कुछ करने के लिए है, आप जो भी पुस्तक पढ़ से उसके लिए उनका चुनाव सही होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप, जैसा कि त्यूरी ने कहा है, अपना ज्यादातर समय दी हीरोइक बुक्स को पढ़ने में गुजारे। वह किताबें जो सबसे ज्यादा तेजस्वी विचारों को सम्मिलित करती है। अपने मस्तिष्क को इफेक्ट्स और कंफ्यूजन जैसे महान दार्शनिकों के विचारों में गोद लीजिए। सबसे बुद्धिमान कवियों की कविताएं पढ़िए, जैसा कि लॉर्ड अर्पेट टेनिस, एमिली डिकिंस, जॉन कीट्स और लियो टॉल्स्टॉय, हरमन हेस और ब्रोन्स के उपन्यास पढ़िए। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और मदर तेरेसा के लिखे पढ़िए। इन कार्यों को करने में अगर दिन में कुछ मिनट भी दिए जाए तो आपको अपने जीवन के सच पर केंद्रित रखेगा और आखिर में आपके चरित्र पर गहन अक्षर डालेगा। एक बातचीत के कार्यक्रम में जब सर्वोच्च फिल्म सितारे लैरी किंग से पूछा गया कि जीवन में उसे किस बात का पछतावा है, तो उसने कहा था, मुझे महान पुस्तकों की जड़ तक जाना चाहिए था। यहाँ कुछ उन प्रभावशाली पुस्तकों के नाम है जिन्होंने मुझे जीवन में बदलने में मदद की और मुझे वो विवेक और प्रेरणा दी कि मैं संपूर्णता तथा सावधानी के साथ जी सकूं। आगे अपने प्रतिभा का विकास करिए। नॉर्मन केजिम्स ने लिखा है, जीवन की त्रासदी मौत में नहीं है, परंतु जीते जी अपने वर्तमान को मारने में है। कुछ इसी तरह की बात एस्ले मोंटेगू ने लिखा था। सबसे बड़ी मानवीय हार उस भेद पर निर्भर करती है कि आप क्या बनने के लायक थे, परंतु वास्तविकता में क्या बन गए हैं। सिर्फ जिंदा रहने में और असलियत में जीवन जीने में बहुत फर्क है। साधारण जीवन में और समृद्ध जीवन में भी भिन्नता है। सबसे दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग अपने इन मानवीय गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो एक उपहार की तरह हमारे अंदर निवास करते हैं, और हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को टेलीविजन देखने और उस जैसी अनेक चीजों पर नष्ट कर देते हैं।
अपने भाषणों में नीचे दी हुई प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा का प्रयोग करता हूँ, श्रोताओं को ये याद दिलाने के लिए कि हम सब में प्रतिभा और काबिलियत की प्रस्तुरता है, जो जागृत होने के लिए सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि वह सुबह की रोशनी देख सके। हजारों वर्ष के पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि हर कोई जो पृथ्वी पर आती है वो भगवान होता है, परंतु इंसान ने उस असीमित शक्ति का दुरुपयोग किया, जिससे परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वे ईश्वरत्व वाला सिर छिपा देंगे, जो कि इन सब गुणों का स्रोत है। फिर प्रश्न ये उठा कि यह चीज कहाँ छुपाई जा सकती है। पहले परमकर्ता ने सलाह दी कि इसे नीचे जमीन में छुपा दिया जाए, जिसके बदले में भगवान ने कहा, नहीं, कोई गहराई तक खोद कर इसे निकाल लेगा। दूसरे सलाहकार ने परामर्श दी, कैसा रहेगा अगर हम ईश्वरत्व के सिर को समुद्र की गहराई में रख दें, जिसके जवाब में सर्वेश्वर ने कहा, नहीं, वहां भी कोई गोताखोरी करके इसे बाहर ले आएगा। तब तीसरा सलाहकार बोला, क्यों ना हम इसे पहाड़ों की ऊंचाई पर रख दें। परंतु तुरंत ईश्वर का जवाब था, नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उसे ढूंढ लेगा। थोड़ी देर बाद सोचकर परमेश्वर ने इसका हल ढूंढ लिया और कहा, मैं इस मानवीय शक्ति, सामर्थ्य और उद्देश्य के स्रोत को इस गृह के हर पुरुष और स्त्री और बच्चे के हृदय में रख दूंगा, क्योंकि वे उसका वहां ढूंढने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे। मेरे अपने काम के दौरान जब मैं उत्तर अमेरिका के अनेकों संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों से मिला, तो मैंने सब जगह एक ही बात पाई कि अधिकतर लोग अपने ध्यान सिर्फ अपनी कमजोरियों पर केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे अपने शक्तियों को विकास करें। अपनी कमियों पर ध्यान देने की कोशिश में वे अपने गुणों की भी अपेक्षा करते हैं। सबसे महान लोग जो हमारे पहले जा चुके हैं, ये वे लोग थे जो स्वयं को अच्छी तरह जानते थे, और इसी सच्चाई ने उनकी सफलता को निश्चित किया था। वे लोग अपनी असली प्रतिभा के बारे में मनन करते थे, वे विशिष्ट गुण जिनके कारण वे दूसरे से भिन्न और अनुपम थे, और बाकी की जिंदगी को उन्होंने अपनी लियाकत को बढ़ाने और परिष्कृत करने में लगा दिया था। हम सब में सर्वोत्तम बनने का सामर्थ्य है। शायद आपने जरा भी समय देने की कोशिश नहीं की है कि अपने निजी गुणों को देख सके और उन्हें तराश कर अपनी श्रेष्ठता के धरातल तक ला सके। क्या आप अपने अंदर के सर्वोच्च गुण का पूर्ण सामर्थ्य के साथ उपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आप न सिर्फ अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो आपकी विशिष्ट प्रतिभा से लाभान्वित हो सकते हैं। रस्किन ने कुछ इस तरह से कहा है, हम में से सबसे कमजोर व्यक्ति में भी कोई न कोई गुण होता है, चाहे वो देखने में कितना भी तुच्छ लगे, परंतु वो विलक्षण होता है और उसका सही प्रयोग मानव जाति के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगला अध्याय में सीखते हैं, प्रकृति से संबंध जोड़िए। हम एक अनगिनत सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साप्ताहिक संस्करण में जितने समाचार होते हैं, वह 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के किसी आम व्यक्ति को पूरी जिंदगी में मिलने वाले अनुभवों से ज्यादा होते हैं। अनेक सालों के बाद मैंने पाया कि सिर्फ प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत करना ही मुझे इस व्यापक विश्व से जोड़ पाता है और इस द्रुतगामी युग में मेरे उत्साह को कायम रखता है। अपने बातचीत के कार्यक्रमों की किताबों में हस्ताक्षर और पत्रकारों के साथ साक्षात्कार की व्यस्तता के बाद एक प्राकृतिक बगीचे में बैठकर पत्तियों के बीच से निकलकर बहती हुई हवा के झोंके को आवाज मुझे शक्ति और अमन की भावना से भर देती है। मेरे जीवन की प्राथमिकता स्पष्ट हो जाती है। मेरे कर्तव्य मुझे कम दबाव देते हैं और मेरा मन स्थिर हो जाता है। प्रकृति के साथ ये सामान्य जैसे अपनी सृजना की उजागर करने का एक उत्कृष्ट तरीका है और नए विचारों को उत्पन्न करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम
उस समय इजाद किया जब वे सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इसी तरह से स्विट्जरलैंड वासी डिजाइनर जॉर्ज डी मेस्टर ने वेल्को का आविष्कार तब किया जब उन्होंने उन फूलों का निरीक्षण किया जो उनके कुत्ते के शरीर से पहाड़ी पर घूमते हुए चिपक गए थे। प्राकृतिक वातावरण हमारे मन के कोलाहल को शांत करके हमारे विशिष्टता को उड़ान भरने के लिए प्रेरणा देता है। जब आप अपना समय प्रकृति का आनंद उठाने में व्यतीत कर रहे होते हैं, तब आप अपने वातावरण का पूरे ध्यान से निरीक्षण कीजिए। एक फूल की जटिल संरचना का अध्ययन कीजिए या किसी प्रकार एक प्रवाह झरने का रूप बन जाता है, इसे जानने की कोशिश करिए। अपने जूते उतारकर अपने पैरों के नीचे आने वाली घास की महसूस करिए और मुक्त धन्यवाद दीजिए कि आपके पास प्रकृति के इन विशिष्ट उपहारों का आनंद लेने का मौका है। बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठाते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के करिश्मे या चंद्रमा की खूबसूरती की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी इस सृष्टि की रचयिता की आराधना में लीन हो जाती है।